हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लेके आए हैं हम अपना नया चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 का अपना जो लेक्चर 1 है वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। राइट, उससे पहले हमने डिस्कस यहाँ पे करना है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 5 में डिस्कस करा था। लेकिन बेसिक जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे। राइट, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है तो अच्छे से हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि किस तरह से फ्लक्स लिंक होगा कॉइल के अंदर। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो 1830 के अराउंड माइकल फैराडे ने इंग्लैंड में एक्सपेरिमेंट करे थे, और उसी टाइम ड्यूरेशन में जोसेफ हेनरी ने यूएसए में एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करके ये प्रूव करा था कि जब हम किसी कॉइल को या मैग्नेट को, यानी कि दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो बिना अटैच हुए, बिना कांटेक्ट में आए करंट जनरेट होता है। और अगर बिना बैटरी के, यानी कि बिना एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट किए अगर करंट जनरेट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट। राइट, तो ये पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लगाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमें पहले यहाँ पे डिस्कस करना है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको चैप्टर 5 में हमें जब रिक्वायरमेंट आई थी तब एक्सप्लेन करा था। वापस हम एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास एक प्लेन है। राइट, ये अगर प्लेन के इस तरफ परपेंडिकुलरली, प्लेन की सरफेस को परपेंडिकुलरली अगर लाइन यहाँ पे ऐसे क्रॉस हो रही है, इस तरह से लाइन यहाँ पे पास कर रही है इसको, राइट, तो उसके अंदर से फ्लक्स लिंक कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। राइट, अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वो हम समझते हैं यहाँ पे। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं 5B से। राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5B। ओके, तो वो हमारा क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। राइट, देखो आप मान लो हमारे पास एक प्लेन है, उस प्लेन में से लाइन पास कर रही है, इस तरह से हमारी यहां पे लाइन पास कर रही है। तो आप देखोगे कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 5B क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिस्कस करा था, वो भी लर्न करा था, और यहाँ पे हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, इसीलिए उसको मेंशन करना यहाँ पे थोड़ा जरूरी है। राइट, अब आप देखो कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेगी प्लेन सरफेस में से, राइट, उसका उतना फ्लक्स ज्यादा आएगा। ओके, मान लो अभी यहाँ पे ये लाइन इंक्लूड नहीं हो पा रही है, सिर्फ यहाँ पे 3 लाइन इंक्लूड हो पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड उस हिसाब से होगा, यानी फ्लक्स उस हिसाब से आएगा। अगर मैं यहाँ पे बड़ा प्लेन ड्रॉ कर दूं, यानी कि प्लेन का एरिया बढ़ा दिया जाए, तो ये सारी लाइन भी अंदर से पास होगी, यानी कि अगर एरिया यहाँ पे बढ़ेगा तो भी हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड and surface area both are directly proportional to magnetic flux। और हमें पता है यहाँ पे कि magnetic field is a vector quantity and area is also vector quantity, दोनों vector quantity है, लेकिन यहाँ पे magnetic flux जो है वो हमारी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या आया, 2 वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट आया। राइट, ये दोनों हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट आया, इसीलिए यहाँ पे हमने फाई के ऊपर एरो नहीं किया, बिकॉज वो स्केलर प्रोडक्ट है, और बीच में यहाँ पे डॉट करा है, क्योंकि जब भी रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारी यहाँ पे स्केलर होगी तो हमें बीच में डॉट करना रहेगा। ओके, अब अगर हम डॉट को रिमूव कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, वेयर B इज मैग्नेटिक फील्ड, A that is area of the coil या फिर surface,
या रेगुलर भी हो सकता है सरफेस, इरेगुलर भी हो सकता है, इट्स डिपेंड। एंड एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा थीटा, राइट। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी सरफेस जो है उसमें से लाइन क्रॉस होनी चाहिए, उसके आर पार लाइन क्रॉस कितनी कर रही है, आर पार कितनी लाइन जा रही है, वो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करेगा, राइट। अब हम इसका यूनिट डिफाइन करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या आएगा। यहाँ पे हम जो माइकल फेरेड और जोसेफ हेनरी के एक्सपेरिमेंट की डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें फ्लक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, इसीलिए फ्लक्स समझना हमें बहुत ही जरूरी है, राइट। तो यूनिट क्या आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, और एरिया का आता है मीटर स्क्वायर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और इसी को साइंटिस्ट वेबर के ऑनर में, वेबर भी बोला जाता है, WB वेबर, वेबर, राइट, WB। अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फ्रेंड डायमेंशनल फॉर्मूला से क्या आएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमने चैप्टर 4 में डिस्कस करा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, BIL। अगर मैं B को सब्जेक्ट बना लेता हूं तो क्या जाएगा, F/IL। F हमारा आएगा M1 L1 T-2, A यहाँ करंट है तो एम्पियर, लेंथ है तो L1 L1 कैंसल, राइट। तो क्या आ जाएगा, M1 L0 T-2 A-1, राइट। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं M1 L0 T-2 A-1, और मीटर स्क्वायर का आएगा L2। तो यहाँ हमें मिल गया M1 L2 T-2 A-1। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो हमने निकाला, राइट। तो फ्रेंड्स आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वो पता होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर सरफेस में से कितनी मैग्नेटिक लाइन क्रॉस कर रही है। लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, उसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ माइकल फेरेड एंड जोसेफ हेनरी। दोनों ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करे थे उनके क्या रिजल्ट निकल के आए थे, वो रिजल्ट में यहाँ पे डिस्कस करने हैं अभी। तो हम यहाँ पे रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं टाइटल लगाऊंगा एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम मैं वापस मेंशन करूंगा। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट के रिलेटेड, और इंडक्शन यानी यहां पे क्या होगा, करंट और EMF इंड्यूस होगा। बैटरी में दिख नहीं रही होगी लेकिन वहां पे जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, अपने आप इंड्यूस होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है इंडक्शन। तो ये हमारा चैप्टर का टाइटल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब एक्सपेरिमेंट क्या करे थे फेरेड और हेनरी ने, देखो दोनों ने 1830 के ड्यूरेशन में ही किए थे साथ साथ में, इसलिए इसका क्रेडिट दोनों को जाता है, और दोनों ने सिमिलरली सेम चीजें यहाँ पे पता करी थी। लेकिन आपको पता है कि माइकल फेरेड तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, वो अपना सारा जो रिसर्च था वो एक्सपेरिमेंट के जरिए ही करते थे, राइट। तो माइकल फेरेडे ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करे थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम करते हैं उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो अपनी यहाँ पे एनसीईआरटी में बता रखे हैं। तो सबसे पहला हमारा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और उसी के जरिए हम यहाँ समझेंगे कि फैराडे लॉ एक्चुअली क्या है। ये एक्सपेरिमेंट के जरिए फैराडे ने लॉ बनाया, राइट, और वही लॉ हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहलाता है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जिसके जरिए हमें जेई
और नीट में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। राइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट 1 में यहाँ पे हम एक कॉइल ले लेते हैं। ये हमारी एक कॉइल है। एक कंडक्टिंग वायर को हम इस तरह से वाउंड कर लेंगे तो हमारी कॉइल बन जाएगी। राइट, इस तरह से आप पेन लो, पेन के ऊपर वायर को लपेट लो और फिर पेन निकाल दो, तो वो हमारी कॉइल बन गई। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल के साथ हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर। ओके, आपको पता है गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पे करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट तो करता ही है, साथ साथ में डायरेक्शन भी बताता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जीरो कहाँ आता है? यहाँ सेंटर पे। पहले हमारा पॉइंटर यहाँ सेंटर पे रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जीरो होता है। इस तरफ भी रीडिंग बता सकता है गैल्वेनोमीटर, और इस तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ रीडिंग वो शो कर सकता है। राइट, अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमने ये हमारा जीरो है, यहाँ पे जीरो यहाँ बता रखा होता है गैल्वेनोमीटर में, तो पॉइंटर अभी हमारा यहाँ पे जीरो रीडिंग शो कर रहा है। राइट, अब कॉइल के पास मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैग्नेट लेता हूँ, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल, नॉर्थ फेस वो कॉइल की तरफ हम इंडिकेट करते हैं, कॉइल की तरफ हमने लगा रखा है। राइट, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जैसे ही हम यहाँ मैग्नेट को धक्का देंगे, व्हेन वी पुश मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, जैसे ही हम यहाँ पे मैग्नेट को क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा कॉइल में। ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लिंक्ड विद द कॉइल। ये आप देख सकते हो कि इस तरह से जो फ्लक्स है वो लिंक करेगा। राइट, इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक करेगा कॉइल के अंदर। राइट, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमने नॉर्थ पोल को अप्रोच किया, नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ हमने धक्का दिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा? करंट बताएगा। गैल्वेनोमीटर हमारा इस तरफ का रीडिंग शो करेगा, इस तरफ, मतलब डायरेक्शन बताएगा इस तरफ, राइट साइड। जब आपने नॉर्थ पोल को धक्का दिया कॉइल की तरफ, तो हमारे गैल्वेनोमीटर की नीडल इस तरफ डिफ्लेक्ट कर गई। राइट, आप देखो यहाँ कहीं बैटरी नहीं है, बिना बैटरी के करंट जनरेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फैराडे ने ये चीज नोटिस करी कि जब यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है तब तब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, उन्होंने क्या करा, धक्का दिया तो तुरंत करंट डिफ्लेक्ट, मतलब करंट बताया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताया, यानी कि करंट जनरेट हुआ। फिर उन्होंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए उसको वहीं पे हेल्ड रखा, स्टेशनरी रखा। तो उन्होंने नोटिस करा कि जब उन्होंने स्टेशनरी रखा मैग्नेट को, तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हो पाया। राइट, फिर जब नॉर्थ पोल को रिसीड करा, यानी कि वापस अपनी दिशा में लिया, अपनी डायरेक्शन में लिया, जब नॉर्थ पोल को दूर लिया, तब जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर था, अब उसने अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाया। राइट, इसका मतलब यहाँ पे एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब हमने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ हमने धक्का दिया, तो हमारा गैल्वेनोमीटर इस तरफ रीडिंग दिखा रहा है, इस तरफ डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इस तरफ की डायरेक्शन बता रहा है। जब हमने नॉर्थ पोल को इस तरफ खींचा, पुल किया, तब गैल्वेनोमीटर इस तरफ का डिफ्लेक्शन दिखाया। राइट, यानी यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ओके, अब फ्रेंड्स, इसके बजाय हम क्या करते कि साउथ पोल यहाँ रखते, साउथ पोल यहाँ रखते और फिर मैग्नेट को धक्का देते, पुश करते, तो पहले कॉइल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इस तरफ रीडिंग बताता और जब खींचते तो इस तरफ बताता। यानी मैग्नेट की पोलैरिटी चेंज करने से भी कॉइल के अंदर जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ नोटिस करी फैराडे ने। राइट, हम वापस यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल यहाँ लिख लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये आया, उन्होंने नोटिस करा ये हमारी कॉइल है, जब मैग्नेट हमारा एकदम नजदीक था तब क्या हो रहा था फ्रेंड्स कि कॉइल में लिंक होने वाला फ्लक्स मैक्सिमम था, कॉइल के अंदर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रहा था। राइट, उसके बाद
जब उन्होंने दूर ले लिया मैग्नेट को उन्होंने एकदम दूर ले लिया, तो यहां पे क्या हुआ, जो लिंक होने वाला फ्लक्स है वो काफी डिक्रीज हो गया, अप्रोक्सीमेटली 2-3% या 0 हो गया, राइट। जब मिड पोजीशन पे हमारी मैग्नेट होगी, मिड पोजीशन पे मैग्नेट होगा कॉइल के, तो हाफ फ्लक्स यहां पे लिंक करेगा और हाफ लाइन वेस्ट जा रही है। ओके, तो आप देखो कि एक बार फ्लक्स मैक्सिमम लिंक किया, एक बार 0 लिंक किया, एक बार एवरेज लिंक किया, राइट। तो यहां पे उन्होंने नोटिस करा कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब जब फ्लक्स चेंज हुआ तभी हमारे गैल्वेनोमीटर ने करंट यहां पे डिफ्लेक्शन दिखाया। जब जब हमारे यहां पे मैग्नेट ने मूवमेंट करी, राइट, यानी कि जब मूवमेंट करेगा तभी फ्लक्स चेंज होगा, और जब जब फ्लक्स चेंज हुआ तभी हमारे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। ओके, तो उनको समझ आया कि यहाँ पे कॉइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट की जो रिलेटिव मोशन है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारा जो मैग्नेट रिलेटिव मोशन कर रहा है, यहाँ पे हम जो मोमेंटम कर रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। और फ्रेंड्स, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल भी यही है कि आप देखो, अगर हम मैग्नेट को ऐसे पकड़े रखेंगे तो यहाँ करंट इंड्यूस नहीं करेगा, यानी कि फ्री में कोई एनर्जी नहीं मिलती, हमें यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है, हमें यहाँ पे जोर लगाना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। तो हम जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मैग्नेट को, तो वो यहाँ इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जनरेट हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यही है कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पा रही है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल रहेगा। तो यहाँ उन्होंने नोटिस करा कि चेंज, फ्लक्स का चेंज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हर एक छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन ली, तो उन्होंने यही चीज बार बार देखी कि जब जब वो फ्लक्स चेंज करा रहे थे, रिलेटिव मोशन करा रहे थे, तभी यहाँ पे करंट शो कर रहा था गैल्वेनोमीटर, राइट। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब उन्होंने मैग्नेट को छोड़ के दूसरी भी कॉइल ली, यहां मैं लिखूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट 2 में ये पहले वाली जो कॉइल है हमारी, वो वही कॉइल है, इस तरह से इसमें यहाँ पे करंट इंड्यूस होता हुआ हमें मालूम पड़ा, राइट। इस तरह से जो हमने नोटिस करा कि यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह क्या है, फ्लक्स का चेंज होना, राइट। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे भी हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, और पहले गैल्वेनोमीटर हमारा यहाँ पे 0 रीडिंग शो कर रहा होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं सेकंड कॉइल ले रहा हूं, जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है, एक पावरफुल बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, और ये हमारी सेकंड कॉइल है। फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पे सेकेंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, ये कॉइल C1 है और ये हमारी कॉइल C2 है, राइट। यहाँ पे हमने मैग्नेट नहीं लिया है, राइट। पहले कॉइल C1 के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहा है, और दूसरी जो कॉइल है उसके साथ मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अब हमने क्या करा कि बैटरी की स्विच को ऑन करके यहाँ पे हम जिस कॉइल के साथ बैटरी को कनेक्ट कर रखा है उसको मूवमेंट करवा रहे हैं। पहले तो देखो, जैसे बैटरी कनेक्ट करी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जनरेट हुआ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से लिंक करा। फर्स्ट सेकंड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही कहां से, सेकंड कॉइल में से, राइट। फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई सेकंड कॉइल में से, है ना, यहां पे देखो पास हुई। ओके, तो यहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन बताना स्टार्ट करा। जब हमने इसको इस तरफ धक्का दिया तो इस तरफ का डिफ्लेक्शन बताएगी, जब दूर ले जाएंगे तब इस तरफ का डिफ्लेक्शन बताएगी, राइट। तो यहां पे हमने नोटिस करा कि जैसे ही हम और तेजी से कॉइल C2 को रोटेट करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे, वैसे वैसे कॉइल C1 में भी यहाँ पे करंट हमें देखने को मिला। जितनी तेजी से रोटेशन करवाया हमने, जितनी तेजी से मोमेंटम करवाया, उतना कॉइल C1 के अंदर ज्यादा करंट इंड्यूस हुआ, राइट। यानी रिलेटिव मोशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, है ना। बाकी सारी चीजें फंडा सेम ही है कि जितना नजदीक लाओगे, जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा, उतना करंट ज्यादा इंड्यूस करेगा,
फ्रेंड्स ये हमारी जो कॉइल है वो मेटल की कॉइल है, राइट, कंडक्टिंग कॉइल है, तो उसकी परमेबिलिटी भी हम जितनी ज़्यादा रखेंगे उतने यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करेगा और उतना मैग्नेटिज्म भी हमें ज़्यादा मिलेगा, तो उतना यहाँ पे करंट ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो वो तो आपको पता ही है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे भी हमारा फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ, राइट। अब उनको ये नोटिस करना था फैराडे को कि क्या हर बार मोशन रिक्वायर्ड ही है, क्या मोशन नेसेसरी है, बिना रिलेटिव मोशन के क्या जनरेट नहीं हो सकता ईएमएफ। तो उन्होंने इसके लिए थर्ड एक्सपेरिमेंट करा जो हम डिस्कस करते हैं। अब इसी को मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बोल देता हूं और यहां पे हम एक स्विच कनेक्ट करेंगे और ये जो हमारी कॉइल है उसके साथ हम स्विच कनेक्ट कर रहे हैं यहां पे। ये हमारी की है स्विच। अब उन्होंने क्या करा कि स्विच ऑन करी और देखा तो करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो फैराडे ने बार बार ऐसा करके देखा, बहुत निराशा हुई। फिर उन्होंने मोमेंटरी ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट करे, उनका इंट्यूशन बता रहा था कि ये होना तो चाहिए ही, तो उन्होंने छोटे से छोटा मोमेंटरी ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। तो एक चीज उन्होंने नोटिस करी कि जब स्विच को ऑन किया जा रहा था तब गैल्वेनोमीटर थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा था, स्विच ऑन हो गई, फ्लक्स कांस्टेंट लिंक कर रहा है। जब फ्लक्स ने कांस्टेंट लिंक किया फ्रेंड्स, तब गैल्वेनोमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं बताया, राइट। वापस जब उन्होंने स्विच को ऑफ करा तो वापस डिफ्लेक्शन बताया। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब स्विच ऑन कर रहे हैं तब फ्लक्स लिंक हो रहा है, जब स्विच को ऑफ किया गया तो फ्लक्स डिटैच हुआ, जो फ्लक्स लिंक हो रखा था वो लाइन वापस डिटैच हो गई, राइट। यानी कि पहले फ्लक्स लिंक हुआ फिर डिटैच हुआ, पहले अटैच हुआ फिर डिटैच हुआ, यानी कि पहले हमारा मैक्सिमम फ्लक्स लिंक हुआ कॉइल के साथ और फिर वापस क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो यहां आप नोटिस करो कि फ्लक्स चेंज हुआ। तो फैराडे ने ये चीज बताई कि हर बार मोशन रिक्वायर्ड नहीं है। यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट 3 में कोई भी मोशन नहीं कराई, तो बिना मोशन के भी यहां पे करंट इंड्यूस करा, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंस किसका आया, फ्लक्स का, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने स्विच ऑन करी ऑफ करी, ऑन करी ऑफ करी, और उन्होंने नोटिस करा कि जितनी तेजी से स्विच ऑन ऑफ किए हम जा रहे थे उतना यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। यानी कि फ्रेंड्स तीनों एक्सपेरिमेंट जो है उनका कंक्लूजन यही निकल के आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ कॉइल दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे फ्लक्स का रेट जो चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो हमारा यहाँ कंक्लूजन निकल के आया। तो फ्रेंड्स यही बात हम आगे डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सेकंड थर्ड जो हमने बताया एक्सपेरिमेंट वो मिटा देता हूँ और हम वहाँ पे लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसी जगह पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, जो आज हमारा का मेन टॉपिक है। क्योंकि कंक्लूजन जो निकल के आया वही उन्होंने लॉ के फॉर्म में बताया। तो यहां मैं टाइटल लगाऊंगा फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, यहां पे फैराडे का जो लॉ है इंडक्शन का वो क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे यही नोटिस करा गया कि जब हमने मैग्नेट को धक्का दिया, when we push the magnet towards the coil, तो more number of lines, more magnetic flux link with the coil, right। तो और जब हमने उसको पुल किया तब लाइन जो लिंक होने वाली लाइन थी वो कम हो गई। तो यहां पे यही निकल के आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, और यहां पे साइन आएगा माइनस, नेगेटिव साइन, क्योंकि हमने नॉर्थ पोल को इस तरफ धक्का दिया तो पॉइंटर हमारा इस तरफ डिफ्लेक्ट किया अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन क्यों आती है फ्रेंड्स, वो हमारा डिटेल लेक्चर आएगा, सेकेंड लेक्चर, लेंस लॉ। यहाँ पे नेगेटिव साइन लेंस लॉ इंडिकेट करता है, राइट, जो हम लेक्चर 2 में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 जो हमारा रहेगा
वो उसी के ऊपर रहेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट लेंस लॉ, डायरेक्शन शो करता है वो, और वो लेंस लॉ में हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। तो इसका स्टेटमेंट ये है फैराडेज लॉ का, द मैग्नीट्यूड ऑफ rate of change of flux is equal to induced EMF in the circuit। क्लोज सर्किट होनी जरूरी है, क्लोज सर्किट और कॉइल। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोज कॉइल होगी तो ही इंड्यूस होगा, ये आपको याद रखना है। तो सर्किट शुड बी क्लोज्ड या फिर कॉइल शुड बी क्लोज्ड, तभी हमारा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट। अगर हम मोड ले लेते हैं तो यहाँ पे हम उसको प्लस लिख सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ, उन्होंने ये भी चीज ध्यान पता करी कि मान लो ये हमारी जो लाइन है आगे जाके वेस्ट हो रही है। अब देखो ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आगे जाके वेस्ट हो रही है, इसका मतलब अगर यहाँ पे और कॉइल्स हमारी रहती, यहाँ पे अगर हमारी और कॉइल रहती तो ये लाइन हमारी वेस्ट ना होती, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा उतना ईएमएफ और ज्यादा यहाँ पे इंड्यूस करेगा, राइट। तो इफ देयर आर n number of turns then EMF will be E is equal to n delta phi by delta t। E is equal to n delta phi by delta t, ये हमारा आ जाएगा, राइट। यानी कि नंबर ऑफ टर्न पे भी वो डिपेंड कर रही है। अब ये जो है वो हमारा एवरेज ईएमएफ है, ये जो एवरेज ईएमएफ आया दैट इज एवरेज ईएमएफ। कभी मैक्सिमम फ्लक्स लिंक करा, कभी जीरो हुआ, कभी हाफ एवरेज था, तो टोटल हमने यहाँ पे एवरेज ले लिया। अब अगर हमें यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो वो जो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे ईएमएफ आएगा वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एन डी फाई बाई डी टी। ये हमारा मोड वाला है। अगर हम नॉर्मली लिखेंगे, मोड नहीं लेंगे, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इनसाइड द क्लोज कॉइल, क्लोज सर्किट, राइट। तो फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पे फैराडेज लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसका यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस है। उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे गए हैं और हम डिस्कस भी करने वाले हैं, जो कि जेई और नीट में आ चुके हैं। इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो इसका यूनिट क्या आएगा, तो वोल्ट है, ईएमएफ है, तो ईएमएफ का यूनिट क्या आता है, वोल्ट, तो इसका यूनिट आएगा वोल्ट, राइट। बाकी आप यहाँ पे फ्लक्स का हमारा क्या आया था, वेबर, वेबर पर सेकंड बोल सकते हो, या फ्लक्स मतलब क्या आता है, बी ए, यानी कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोल सकते हो। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड, वेबर पर सेकंड, या फिर आप वोल्ट भी बोल सकते हो। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें किस तरह के क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूं, और फिर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स। देखो मान लो ये हमारा फॉर्मूला है, तो फ्लक्स को चेंज करा सकते हैं। तो फ्लक्स का चेंज हमारा आएगा फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे हमारा फ्लक्स आएगा बी डॉट ए यानी कि कॉस थीटा माइनस बी वन ए वन कॉस थीटा वन अपॉन डेल्टा टी। अब सपोज कर लो कि एक कॉइल रखी हुई है, कॉइल का हमने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, पहले जीरो एंगल पे थी, हमने 180 कर दिया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया कांस्टेंट रहेगा दोनों में। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या चेंज करा, सिर्फ एंगल ही चेंज हुआ, तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज है, तो हम क्या करेंगे, B2 और B1 ही रखेंगे, राइट। एरिया को हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा
कि हमें किस तरह से फॉर्मूला को मॉडिफाई करना है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं तो B1 B2 लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखा हुआ है तो B को कॉमन ले लीजिए। एरिया तो हम वही प्लेट रखेंगे, ये वही कॉइल रखेंगे तो एरिया तो हमारा कॉमन निकल जाएगा। एंगल अगर सेम है तो एंगल को सेम ले लीजिए। तो इसमें हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, राइट। तीन चीजें यहाँ पर वराई की जा सकती है, यानी कि हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। एक तो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, एक डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर, और एक डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी ईएमएफ हमारा चेंज हो सकता है। सेकंड, एरिया चेंज करने से भी हमारा ईएमएफ चेंज हो सकता है, और दोनों के बीच का एंगल चेंज करने से भी हमारा यहाँ पे ईएमएफ, इंड्यूस होने वाला ईएमएफ चेंज हो सकता है। तो ये चीजें आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्रिसाइजली नोट करनी पड़ेगी, राइट। अब हम करते हैं इसके ऊपर आए हुए न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों नीट के ही हैं। पहला हमारा है नीट 2022 जो सिंपल फ्लक्स के फॉर्मूला के ऊपर से आया है। ऐसा बोला गया है कि अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर, यहाँ पे साइड 1 मीटर है और स्क्वायर लूप बोला है तो एरिया भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर ही आएगा, 1 × 1, राइट। रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0.5 टेस्ला है। मैं यहाँ पे आर नहीं लिख रहा 1 ओम बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी यहाँ पे। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारा जो प्लेन है वो इस तरह से परपेंडिकुलर है लाइन के, राइट। तो एरिया भी इसी तरफ आएगा। तो आप देखो कि इस तरफ हमारी लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसका जो एरिया बनेगा वो भी उसी तरफ बनेगा। तो यहाँ पे हमें फ्लक्स कितना पास कर रहा है, ये प्लेन के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0 1। बी हमारा यहाँ पे 0.5 है और एरिया यहाँ पे हमारा 1 है, तो 0.5 वेबर। फ्लक्स हमारा कितना जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 0.5 वेबर। तो आंसर आया हमारा ए 0.5 वेबर, राइट। फ्रेंड्स अब हमें ये क्वेश्चन करना है नीट 2020 फेज 1 का। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय द इक्वेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। अब हमें पता है कि ईएमएफ तो क्या आता है -d∅dt। कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे माइनस में नहीं है तो हमें सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैं इसका मोड कर देता हूँ तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब देखो d/dt और फ्लक्स की वैल्यू हमारी बता रखी है 5t² प्लस 3t प्लस 16। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ईएमएफ हमें मिलेगा 5 2 10t। आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, अगर x⁻n आता है d/dx आपको करना है तो क्या होगा, पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी और n-1 हो जाएगा। तो 2 5 10t, 2 - 1 1 प्लस 3t का क्या हो जाएगा 3, और 16 के साथ t नहीं है यानी कि 16 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो 0। अब हमें यहाँ पे बोला है 4 सेकेंड के लिए, ये देखो इंड्यूस ईएमएफ फॉर द 4 सेकेंड विल बी, 4 सेकेंड के लिए बोला है तो 4 रख दिया प्लस 3, तो 10 × 4 40, 40 प्लस 3 43 वोल्ट। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 43 वोल्ट, राइट। इस तरह से हमें आंसर मिल गया बी। फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है 2019 नीट का। इसमें भी बोला गया है कि 800 टन्स, नंबर ऑफ टन्स हम बता रखे हैं 800, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा उसको 8 × 2। इफेक्टिव एरिया, यहाँ पे एरिया बता रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, 0.05 मीटर स्क्वायर, 1 और 2 यानी 5 × 2 मीटर स्क्वायर, राइट, वो हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बता रखा है हमें यहाँ पे 5 × 5 टेस्ला, तो 5 × 5 टेस्ला व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटिंग बाय 90 डिग्री। हमने कॉइल को 90 डिग्री रोटेट किया है, राइट। यानी कि पहले मान लो एंगल हमारा 0 था, फिर हमने उसको 90 डिग्री पे रोटेट करा है अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड। कितने समय में हमने ऐसा किया है, 0.1 सेकेंड में, राइट। तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा वो हमें पता करना है। तो देखो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला आता है -ΔΦ/Δt, राइट, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। अब आप देखो
कि माइनस फाइव टू ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में फाइव टू माइनस फाइव वन अपन डेल्टा टी, फाइव टू हमारा होगा बी टू ए कॉस थीटा टू माइनस बी वन ए कॉस थीटा वन अपन डेल्टा टी। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 5 × -5 टेस्ला है और कांस्टेंट है, तो उसको हम यहां बाहर निकाल देंगे, राइट। माइनस बी ए, नंबर ऑफ टर्न भी हो तो हम यहाँ एन ले लेते हैं, जहीं भी जैसे इक्वेशन में भी नंबर ऑफ टर्न बता रखे हो तो मैं यहाँ पे एन ले लेने हैं, तो यहाँ पे एन बी ए तो हमारा बाहर आ गया माइनस एन बी ए। सेकेंड एंगल हमारा है 90 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस कॉस 0 और टाइम हमारा डेल्टा टी कितना है 0.1, इसको हम ले लेंगे 10⁻⁻1 सेकेंड, राइट। तो ये मैं माइनस माइनस प्लस कॉस 90 0 है हमारा, माइनस एन बी ए माइनस कॉस 0 1, तो माइनस एन बी ए माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बी ए एन अपॉन 1 10⁻⁻1। अब फ्रेंड्स आप देखो कि बी हमारे पास कितना है 5 10⁻5, एरिया हमारे पास है 5 10⁻2 और नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास है यहाँ पे 8 10⁻2 और ये हमारा 10⁻1 है। +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा 40, 40 5 जा यहाँ पे 200 आ गया हमारा, -2 +2 कैंसिल, -1 ऊपर आएगा +1 तो यहाँ हो जाएगा -4, तो ये हमारा हो गया 0.02 वोल्ट। 1 2 3 3 और 4, राइट, तो 4 डिजिट कट गए हमारे, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 0.02 वोल्ट, राइट। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे करेंगे और 3 क्वेश्चन जो कि जेई के होंगे। फ्रेंड्स यहाँ हमने 3 जेई के क्वेश्चन लिखे हैं। पहला हम करने वाले हैं जेई मेन 2022 का, मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर दैट इज 20 ओम, तो रेजिस्टेंस बता रखा है हमें 20 ओम, राइट। वराइज विद द टाइम एज फ्लक्स 8t² - 90 + 5, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस करंट एट, हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो करंट का फॉर्मूला क्या आता है, एवरेज करंट इज इक्वल टू एवरेज ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, राइट। अब ईएमएफ हमारा क्या आएगा फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी डिवाइड बाई आर, राइट। तो ये जो डेल्टा टी है वो हमारा नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा फाई बाई आर डेल्टा टी, ये हमारा इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है, राइट। अब आप देखो कि हमें यहाँ पे 1/r तो हमारे पास वैल्यू है ही, हमें यहाँ पे d∅dt करना होगा, राइट, इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 8t² प्लस सॉरी माइनस -90 + 5, तो 1/r, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16t - 9, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 5 का तो 0 होगा, राइट। अब देखो t की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 0.25, r की वैल्यू हमारे पास है 20, 16 × 0.25 -9, तो इसको अगर हम सॉल्व करें 16 × 25/100 -9/20, 25 4 जा 100, 4 4 जा, राइट, ये हमारा हमने मोड़ दे रखा है, तो 4 - 9 5, 5/20, तो 5 4 जा यानी 1/4 एम्पियर आया। लेकिन हमारे पास हमें यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में लाना, सॉरी मिली एम्पियर में लाना है, तो हम एक काम करते हैं 1 एम्पियर यानी 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर ये हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 25 और एक 0, तो ये हमें मिल गया 250 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो करंट इंड्यूस होगा उसका अमाउंट होगा 250 मिली एम्पियर, तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 250। अब फ्रेंड्स हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ हमें बोला गया है अ कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस 10/√π सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारी रेडियस जो है वो बता रखी है 10√π सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कंडक्टिंग लूप है, तो लूप का एरिया क्या आता है फ्रेंड्स, πr²,
तो हमारा यहाँ पे एरिया जाएगा पाई आर का स्क्वायर, तो 10 का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अंडर रूट पाई का पाई, पाई पाई कैंसल, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में करें तो 10⁻⁴, 100 यानी 10⁻², +2 -4 -2, तो फाइनली यहां हमें एरिया मिला 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है 0.5 टेस्ला। फ्रेंड्स यहां पे हमें इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट 0.25 सेकेंड, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज जो हुआ वो कितने टाइम में हुआ 0.5, तो यहाँ पे टाइम हमारा है 0.5 सेकेंड, राइट। अब हम इसको कर देते हैं। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है -ΔΦ/ΔT माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन ΔT माइनस B2A माइनस cos 0 ही है दोनों में, B1A ΔT। ओरिएंटेशन भी हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। B2 मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 हो रहा है, आप देखो B1 0.5 है, B2 हमारा 0 टेस्ला ये रहा, हमने पढ़ा भी, डिक्रीज टू 0, तो ये पूरा हमारा 0 हो रहा है फ्रेंड्स। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू प्लस B1A अपॉन ΔT। अब B1 की वैल्यू हमारे पास है 0.5, एरिया हमारे पास है -2, ΔT हमारा है 0.5, राइट। 0.5 कैंसल, -2 वोल्ट, -2 वोल्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 10 मिली वोल्ट। तो हमारा आंसर आ गया 10 मिली वोल्ट, बी आंसर आ गया हमारा। अब फ्रेंड्स हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 2023 का। इसमें में बोला गया है कि अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.4 टेस्ला बता रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल को हमने रखा हुआ है इस तरीके से, ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल है। अब देखो with its plane perpendicular to the field, somehow the radius of the loop start expanding at a constant rate of 1 mm per second। रेडियस यहाँ पे एक्सपांड कर रही है, राइट। तो dr/dt 1 mm यानी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड से एक्सपांड कर रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एट इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ द लूप इज, रेडियस यहाँ पे इंडिविजुअली हमारी 2 × 10⁻² मीटर है, तो ईएमएफ कितने माइक्रोवोल्ट आएगा। तो पहले हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका एरिया पता कर लेते हैं। ईएमएफ का हमारा फॉर्मूला आएगा, पहले तो एरिया हम अगर लें dφ/dt, EMF E is equal to d/dt B इंटू ए, बी हमारा कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d/dt एरिया, एरिया हमारा क्या होगा πr²। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा 2πr, और r का डिफरेंशिएशन होगा dr/dt। अब देखो फ्रेंड्स आप कि यहाँ पे b dr/dt बता रखा है 10⁻², डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, फिर हम अब d/dt नहीं लिखेंगे। b मैं यहाँ पे लिखूंगा ताकि आपको दिखे, इसको मिटा देते हैं। अब देखो फ्रेंड्स हमारे पास जो वैल्यू है उसमें b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.4, राइट। अब देखना 2πr dr, 2πr की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 × 10⁻², dr/dt की वैल्यू 10⁻³ राइट। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना है 0.4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने रखी 0.4 टेस्ला, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो -2 -3 -5, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। अगर हम इसको एक डिजिट और मूव करके -6 वोल्ट कर दें और ये 3.14, अब हमारा आंसर आ गया। देखो आप 16 3 ज़ा 48, तो उसके नजदीक का आंसर यही है 50 माइक्रो वोल्ट, राइट।
तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। फ्रेंड्स इसके ऊपर क्वेश्चन और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो कंसेप्ट वाइज टॉपिक वाइज जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सारे आपको बताए हैं। बाकी के आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो दूसरी बात कि जो हैंड रिटन नोट है वो आप नीचे दी गई लिंक से एक्सेस कर सकते हो और हमारे नोट का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अब हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो माइनस आता है फैराडेज लॉ में, लेंज लॉ, उसका रीजन क्या है। तो बाय एवरीवन।